सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पूरे देश को, कर्नाटका के हर भाई बहन को आप पर गर्व है, आप पर फक्र है, आप पर नाज है। ये हमारी तीनों सेनाएं हैं जिसकी वजह से हम सब खुली स्वतंत्रता की सांस ले पाते हैं। ये आपका शौर्य है, ये हमारी सेनाओं का पराक्रम है, ये हमारी सेनाओं की बहादुरी है जो भारत मां की, मां भारती की रक्षा के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाते। दुश्मन की गोली सीने पर खाकर भी तिरंगे में लिपटकर घर वापस आना बेहतर समझते हैं, इसकी बजाय कि दुश्मन 1 इंच हमारी भूमि पर पांव रख सके। ये केवल आपकी वजह से संभव है। आपके शौर्य को सलाम, आपके पराक्रम को सलाम, आपकी बहादुरी और वीरता को सलाम। 1965 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो या 1947 में कश्मीर में कबायलियों द्वारा और पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया हमला हो, हर बार हमारी सेना ने, और फिर कारगिल हो या इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने जाबाज तरीके से और बहादुरी से और पराक्रम से हमेशा दुश्मन को जवाब दिया है कि मां भारती की तरफ अगर एक आंख उठाकर कोई देखेगा तो फिर हमारी सेना उसका वो हाल करेंगी जो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने करके दिखाए इंदिरा जी के नेतृत्व में, और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कर दिखाया कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से है। दोस्तों, साथियों, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, पर यह भी सच है कि हम सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना तो करते हैं, हम उनको सलाम और सैल्यूट तो करते हैं, हम उनकी बहादुरी का गुणगान तो करते हैं, पर यह भी सच है कि सेना की उस तैयारी के लिए हमें एक मुल्क के तौर पर, एक पूरे मुल्क के तौर पर जो मदद करनी चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? ये सवाल भी जय हिंद सभा के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। मुझे केसी वेणुगोपाल जी एक दिन पूछ रहे थे, जब मैं हमारे संचार विभाग कम्युनिकेशन का हेड था, हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन द आर्म्ड फोर्सेस टुडे? सो वी रिक्वेस्टेड वन ऑफ आवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क दिस क्वेश्चन, सर, एंड आफ्टर 2023 गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड गिविंग दिस डेटा. But it is now estimated, that time the vacancies were 1,22,000 with over 15,000 officers post vacant. Today in the Indian Armed Forces, 1,75,000 posts are vacant, and it is estimated by defense experts that about 25,000 officers posts may be vacant in the 3 armed forces. How are we going to effectively help our armed forces in serving our country if we don't do recruitment? अगर हम भर्ती नहीं करेंगे, अगर 1,75,000 तीनों सेनाओं में पद खाली रहेंगे, अगर 20 से 25,000 ऑफिसर्स जो हमारी सेना को लीड करते हैं, और बहुत सारे लोग सामने और इस मंच पर मौजूद हैं, तो फिर हम हमारी सेना को एक सशक्त सेना बनाने में मदद कैसे करेंगे? ये सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल यहां एयरफोर्स के डेकोरेटेड ऑफिसर्स बैठे हैं। मुझे ये बताया गया कि हमारे एयरफोर्स में 45 या 48 एयर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, दैट इज द सेक्शन स्ट्रेंथ, बट ओनली देयर आर 24 एयर स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल. If we keep half of our air squadrons non-operational, then how are we going to give a befitting reply to the enemy? Sir, it is hats off to you. It's hats off to your valor. It's hats off to the bravery of our pilots, of our air force, that they gave a befitting reply.
But I ask myself as an Indian, not as a congressman, but as an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर खुद से सवाल पूछता हूं, क्या देश के तौर पर हमारी ये जिम्मेवारी नहीं, क्या हमारी सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं कि अगर 45 या 48 स्क्वाड्रन पूरी है मंजूर, तो वो पूरी की पूरी हो, उनमें से 24 फंक्शनल ना हो, 48 की 48 एयर स्क्वाड्रन फंक्शनल हो, ताकि हम दुश्मन को सही जवाब दे सके। One rank, one pension is an issue that Shri Rahul Gandhi has raised repeatedly. वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। One rank, one pension 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय और डिफेंस मिनिस्टर, अगर मुझे सही याद है तो एंटनी जी और चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे, तो वी गेव वन रैंक वन पेंशन एज द एक्स सर्विसमैन वांटेड। बट इन दैट सेंस government has never been able to implement that order. We have increased pensions, yes. We have given benefits, yes. But is it sufficient or akin to what our armed forces wanted? हमारी armed forces ने हमेशा ये कहा है कि वन रैंक वन पेंशन सही मायनों में दी जानी चाहिए। हर बार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, और सिद्धारमैया जी तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, दे ऑलवेज गिव अस एन एक्सप्लेनेशन, ओ देयर इज नॉट इनफ मनी। आई एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एज somebody who has family in the armed forces, who continue to serve and who have served as a member of the armed forces of India, I ask today myself, I ask that of my government, I ask that of every Indian, I ask that of every Kannadiga, कि अगर फौज को वन रैंक वन पेंशन देने की आवश्यकता है, तो उसकी आड़ में पैसा क्यों आता है? कहीं और से पैसा कम कर दीजिए, सबका 2-2 हजार रुपया कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 कम करिए, पर हमारी सेनाओं को वन रैंक वन पेंशन दीजिए, उस पर समझौता नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, क्योंकि अब एक रियल पॉसिबिलिटी जो है, जिसके बारे में जब भी आर्म सर्विस पर्सनल, एक्स आर्म सर्विस पर्सनल जब भी वो मिलते हैं, तो वो ये बताते हैं कि टू फ्रंट वॉर एक रियल पॉसिबिलिटी है। वी कांट विश इट अवे। somebody, a civilian can't say, oh, it's never going to happen. Our army, our air force, our navy knows better. And serving armed services personnel and the retired journals of the army who have led commands, who know operational efficacies, they have repeatedly said that a two-front war in India is a real possibility. और उस टू फ्रंट वॉर को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की बात की थी, जिसमें 60,000 पर्सनल होने थे, ताकि कभी भगवान न करे ये पॉसिबिलिटी हो, वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। इवन टुडे इन दिस ऑपरेशन सिंदूर वी सॉ हाउ चाइना एंड इट्स was actively assisting Pakistan on the other side. Why has Mountain Strike Corps not been implemented for 11 years? That's a question that must be asked. Not for criticizing the government, but for the operational efficacy and assistance of our armed forces. ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर दो फ्रंट पर लड़ाई हो गई चीन और पाकिस्तान से, तो हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे सिपाहियों को, हमारे ऑफिसर्स को किस किस चीज की आवश्यकता है। देश की ये कर्तव्य है देश का कि वो सारी चीजें दिलवाए, उनके लिए इंतजाम करके रखे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की स्थापना का निर्णय किया था, ताकि टू फ्रंट वॉर के अंदर वो काम आए। पर आज तक वो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पाई, और सरकार ये कब करेगी, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और ड्रोन और मॉडर्न वॉरफेयर वो एक रियल पॉसिबिलिटीज हैं अब जो जमीन पर दिखती हैं। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि दुश्मन ने पूरी की पूरी एक ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल किया।
बहुत देर से हमारी फौज की ये मांग है कि एक सेपरेट ड्रोन बटालियन और इसी प्रकार से रोबोटिक्स और एआई का इस्तेमाल इन दोनों के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को इक्विप करने की फाइनेंशियली टेक्निकली सूटेबल आवश्यकता है। यह सवाल तो जरूर खड़ा किया जाना चाहिए सरकार से कि वो ये कब करेंगे ताकि हमारे लोगों को इस बात के लिए पूरी तैयारी की मदद मिले। और यह सवाल भी अवश्य पूछा जाना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस तो जीत रही थी, उन्होंने तो पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे, पाकिस्तान पीछे हट गया था, पाकिस्तान के एयर बेस जो हैं वहां तक हम पहुंच गए थे, हमने उनके एयर बेसिस पे हमला किया था, उनकी ऑपरेशनल एफिकेसी को इंपैक्ट किया था। और ऐसे समय में जब सब ये मान रहे थे कि आज हिंदुस्तान उग्रवाद के पूरे ढांचे को तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा, तो एकदम युद्ध विराम की आवश्यकता क्या पड़ गई। और वो युद्ध विराम भी जिसकी घोषणा हिंदुस्तान ने नहीं की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। मैं आज एक हिंदुस्तानी के तौर पर पूछता हूं, हम दूसरे देशों का सम्मान करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं हमारे युद्ध विराम का फैसला करने वाले। 5:35 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और विक्रम मिस्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं वो 5:58 पर देश को बताते हैं। कौन है अमेरिका या कौन है तीसरा मुल्क जो हमारे युद्ध विराम का निर्णय कर सके। ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए और यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस युद्ध विराम की शर्त क्या है। क्या पाकिस्तान अब उग्रवाद के ढांचे को खत्म कर देगा? क्या मौलाना मसूद अजहर और अब्दुल राउफ जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे उग्रवादियों को हिंदुस्तान को सौंप देगा? क्या वो 5 उग्रवादी जो पहलगाम में आए थे वो हमें वापस मिलेंगे ताकि हम तख्त लगाकर उनको फांसी लटका सकें, जैसे आपने अजमल कसाब को लटकाया था हमारी फौज ने बंबई हमले के बाद? ये सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि युद्ध विराम शर्तों के आधार पर होता है। याद करिए जब आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर और उसके बाद युद्ध विराम करवाया था, फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी थे, हमारी फौज के बहादुर लोग थे, बहुत सारे आप में से उस समय शायद आपने सर्व किया होगा। तो इंदिरा जी ने बाकायदा शिमला समझौता किया था और पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे, लिखकर पाकिस्तान ने समझौता किया था। आज पाकिस्तान ने हमसे क्या समझौता किया है युद्ध विराम का? उसकी शर्त क्या है? क्या वो अब दोबारा हमारे फौजी जवानों पर घात लगाकर हमला करना बंद कर देंगे? क्या पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को खत्म कर देंगे? ये सब बातें जो हैं, इन सब बातों के बारे में सवाल तो पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट यहां पर हैं, बहुत सारे आर्म फोर्सेस के हमारे अधिकारीगण यहां हैं। दोस्तों, साथियों, आप सब जो जाबाज हमारी तीनों सेनाओं के साथी यहां आए हैं, आपके जज्बे को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। और आज हम ये वचन देते हैं आपको जय हिंद सभा से कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल को जिस चीज की आवश्यकता होगी, सर्विंग को भी, रिटायर्ड को भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, हमारी कर्नाटक की गवर्नमेंट भी सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में और डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, जो खुद ही आज आर्म फोर्सेस पर्सनल लग रहे हैं, उन्हें भर्ती करवाना ही पड़ेगा लगता है। We will stand by you, we will stand with you, we will stand behind you, and we shall continue to support you unreservedly, and we will provide all support, not only from Government of Karnataka, but also as a leading opposition party, the principal opposition party led by Shri Mallikarjun Kharge and Shri Rahul Gandhi ji. That is our solemn promise to you. That is our solemn commitment to you, and the entire nation stands with our armed forces unreservedly, and we shall continue to support our armed forces
That is a resolve that everybody should take today. Thank you. Jai Hind. Namaskar.